हेलो एमर्स, आज हम लोग कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। इन तीनों फोर्सेस को जान लिया था और स्प्रिंग फोर्स भी देखा था। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में एक और फोर्स बचता है जिसका नाम है टेंशन फोर्स, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स देखते हैं। तो टेंशन फोर्स यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तनाव बल। ठीक है, तनाव बल। तो ये टेंशन फोर्स क्या होता है, सिंपल बेसिस पे आप इसको देखेंगे तो टेंशन फोर्स ऑलवेज कहाँ पे होता है, ऑलवेज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। यानी ये कहाँ पे पाया जाएगा, स्ट्रिंग। यानी जब भी एक रस्सी की बात करोगे आप, यानी जब भी रस्सी वाली कहानी आएगी तो रस्सी वाली कहानी में जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, टेंशन फोर्स ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होगा, रस्सी में। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि एक रस्सी को किसी फिक्स पॉइंट से बांध दिया है और उस रस्सी में आपने किसी ब्लॉक एम मास के ब्लॉक को लटका दिया है। ठीक है ना, ये सपोज करिए हिंज के टाइप में होता है, उसको मत समझिए, सिंपल ये समझिए कि ये वाला पोर्शन जो होता है ये फिक्स होता है और इस फिक्स पोर्शन से आपने रस्सी को लटका दिया है। जैसे सपोज करिए छत से आपने रस्सी को बांध दिया है, फिर रस्सी आई है और रस्सी फिर किससे कनेक्टेड है, एम मास के ऑब्जेक्ट से। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट इस रस्सी के सहारे क्या होगा, हवा में लटका होगा। ठीक है, तो अगर ये लटका होगा एम मास का ऑब्जेक्ट, तो चूंकि आप सबको पता है कि एम मास का ऑब्जेक्ट है तो 100% इस पे एक फोर्स तो लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा। वो ऑलवेज कहाँ होता है, सेंटर की ओर और नीचे की ओर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड द किसके सेंटर, अर्थ के सेंटर की ओर होता है, तो ये तो नीचे की ओर होगा। यानी ये कहाँ खींच रहा होगा, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींच रहा है, नीचे। तो आप समझेंगे नहीं, अभी समझा दे रहा हूँ मैं और अच्छे से। सपोज कर लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट, हाँ ये ले लेता हूँ, ये देखिएगा, ये लैपटॉप का चार्जर है। आप देखेंगे इसको तो समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए ये मान लीजिए चार्जर है, तो आप सपोज कर लीजिए चार्जर एम मास का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाला पोर्शन इसका जो एडाप्टर टाइप में है ये, तो ये इसका पूरा एम मास का ऑब्जेक्ट है। बाकी ये वाला पोर्शन क्या है, इसका रस्सी है। और ये देखिए मेरा हाथ जो ये फिक्स पॉइंट है, तो क्या हो रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से ये एम मास का ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण इसको कहाँ चले जाना चाहिए था, नीचे। लेकिन क्या हो रहा है, कोई तो ऐसा फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, नीचे जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि ये तो कहाँ पे है, यहीं पे है ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो भाई कोई फोर्स लगता है तो इसके अंदर चेंज आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। लेकिन कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये नीचे खींचा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद ये नीचे नहीं जा रहा है, इसी पोजीशन पे बना हुआ है, तो इसका मतलब कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो ऊपर की ओर इसको रोके हुए है। तो वो फोर्स कौन है, वो फोर्स है यही मेरा टेंशन फोर्स। ये रस्सी रोके हुए, ये रस्सी नहीं जा रही, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, ये रस्सी टिकी हुई है कि नहीं, हम नहीं यहाँ से हिलेंगे। और जब रस्सी हिलेगी नहीं तो ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ से नहीं हिलेगा। यानी रस्सी जो है इसको कहाँ की ओर खींचे हुए है, ऊपर की ओर। आई बात समझ में। तो टेंशन फोर्स कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब एम मास का ऑब्जेक्ट किसी रस्सी से लटकेगा तो उस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको कहाँ की ओर लेके जाना चाहेगा, नीचे की ओर। तो उसी कारण रस्सी जो है उस एम मास के ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए क्या करेगी, ऊपर की ओर एक फोर्स निकालेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंशन फोर्स। तो उसको मैंने एफ टी लिख दिया। फोर्स को मैं हमेशा एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और टी लगा दिया तो टेंशन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि आपके मन में ये चल रहा होगा, सर टेंशन फोर्स क्यों आया, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मास है इसके पास। टेंशन फोर्स क्यों आ रहा है, इसका कारण है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मतलब सर ये फिक्स वाला पोर्शन है और इस फिक्स पोर्शन से कौन लटक गया है, मतलब कौन रुका हुआ है, मतलब कौन कनेक्टेड है, रस्सी। तो रस्सी जब कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये फिक्स पोर्शन तो अपना क्या नहीं करना चाहेगा, अपने स्टेट में चेंज करना नहीं चाहेगा, है ना। तो ये अपने स्टेट में कोई चेंज करना नहीं चाहेगा।
अब चूंकि ध्यान से समझिएगा ये फिक्स है, अब इससे रस्सी बन गई, रस्सी से एम मास का ऑब्जेक्ट हो गया, तो एम मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो कहाँ नीचे की ओर जा रहा होगा, तो नीचे की ओर जा रहा होगा तो रस्सी को खींच रहा होगा कि चलो तुम भी नीचे चलो, है ना। लेकिन रस्सी किससे जुड़ी हुई है, फिक्स पोर्शन से। अब ये पूरा का पूरा रस्सी कहेगी कि भैया फिक्स पोर्शन, आपको भी क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो फिक्स पोर्शन तो क्या है, अपने आप में क्या है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहना ही चाहेगा, है ना। यानी वो क्या करेगा, रेस्ट से मोशन में जाने का क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो जाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तब वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा और वही फोर्स डेवलप होता है तब, ठीक है। यही है फोर्स, वो ऊपर की ओर खींच लो तुम, बात खत्म, यही है फोर्स, ठीक है। यस और नो, बिल्कुल। ऐसे भी समझ लो कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल है। अगर मान लो ये एम मास का ऑब्जेक्ट जब खींच रहा है तो इनके रस्सी के जो पार्टिकल है इनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन। तो ये पार्टिकल इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और विरोध करने के कारण ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, ठीक है ना। यानी ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे सभी मिलके, तो वो जो ऊपर की ओर फोर्स डेवलप हुआ वो क्या हो गया, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा कहाँ पे होगा, प्रेजेंट होगा, स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर। किधर से किधर की ओर लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी। अवे फ्रॉम बॉडी मतलब सर, मतलब समझिएगा, हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन, वो बॉडी से दूर, मतलब बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मान लो बॉडी इधर मूव करना चाहती है तो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर। जैसे फ्रिक्शन का था ना, सेम सिचुएशन कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट था, वैसे ये भी है। लेकिन आपको हमेशा रखना है कि अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी का मतलब बॉडी से दूर। जैसे अभी तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, मान लो यहाँ पे ऐसे लटका के ऐसे कर दिया तुमने, एक एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर एम मास का ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है। यहाँ से समझना है, दो एम मास का ऑब्जेक्ट है, दो रस्सियों से बंधा हुआ है, ऐसे खींच के बांधा गया। तो ये बताओ यहाँ पे, यहाँ मतलब ये पॉइंट मान लेता हूँ ए है, बी है और यहाँ पे सी है। तो ए से लेके बी तक में डायरेक्शन किधर होगा, मतलब किधर की ओर, मतलब आपका वो होगा टेंशन फोर्स। तो ये रहा बॉडी, तो बॉडी से क्या होगा, अवे, बॉडी से अवे, अवे मतलब इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर टेंशन रहेगा। वैसे बी वाले पॉइंट पे ये रहा बॉडी, बॉडी से अवे, यानी इस पोर्शन पे क्या रहेगा, टेंशन फोर्स आपका रहेगा, हमेशा बॉडी से दूर भागेगा। ये तो बॉडी की ओर होगा ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तो बॉडी की ओर जा रही है, तो उधर नहीं जाएगा जिधर बॉडी से, मतलब सॉरी ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जिधर बॉडी ना मिले इसको। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर जाओगे अगर तो एम मास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन ये क्या भागेगा, दूर। फिर ऐसे यहाँ भी तो इधर भागेगा ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान देंगे, पहला प्रेजेंट होगा स्ट्रिंग के अंदर, दूसरा अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंशन फोर्स इज द फोर्स, a force which develop when an object connect with string। विथ स्ट्रिंग, जब कनेक्ट कर दिया जाएगा स्ट्रिंग के साथ तभी ये होगा। तो दो बातें आप लोगों ने यहाँ से समझ ली कि हमेशा ये प्रेजेंट होगा स्ट्रिंग के अंदर और अवे फ्रॉम बॉडी। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे भी कई लोग अलग अलग कहानियाँ समझेंगे। स्ट्रिंग का मतलब जरूरी नहीं कि अब रस्सी के भी टाइप होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तार लिया है ना, तो तार लिया तब उसके अंदर टेंशन फोर्स नहीं आएगा। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल ये बेसिस रखना कि किसी भी एम मास के ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी प्रकार के रस्सी टाइप की वस्तु से अगर लटकाया जा रहा है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, टेंशन फोर्स। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वहाँ पे स्पेशली रस्सी होनी चाहिए। रस्सी मतलब आप कई सारे तरीके से हो सकते हैं, लोहे का भी हो सकता है, तो उसमें भी टेंशन फोर्स डेवलप होगा। आई समझ में, उसमें भी क्या होगा, टेंशन फोर्स। मान लीजिए लोहे की लोहे का क्या आता है, चैन आता है ना, उसके साथ आप किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे तो वहाँ भी टेंशन फोर्स आएगा, पहली बात। उसके अलावा अगर मान लीजिए नॉर्मल जो आप रस्सी देखते हो उसमें लटकाओगे तो भी आएगा, ठीक है। ये वायर था जैसे मैं लटकाया था तो यहाँ भी आएगा। तो ऑलवेज जब कोई एम मास का ऑब्जेक्ट किसी रस्सी टाइप पे या किसी पतले ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लटका होगा, तो उसको वहाँ पे क्या डेवलप होगा, तब टेंशन फोर्स। याद रखेंगे, ये दो बातें क्लियर हैं। तीसरी बात समझिएगा, तीसरी बात जो मैं आपको समझा दूं कि तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए रस्सी एक है, रस्सी एक है
तो उनके बीच में टेंशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझ आ दे रहा हूँ। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। जैसे देखो ये रहा, आप पुली वाला इस पे ज़्यादा देखोगे तो पुली क्या होता है, ऐसे कुछ होता है कि एक फिक्स पॉइंट से एक ऐसे गोलाकार जो सरकने वाला होता है। आप पुली का यूज कहाँ देखे होगे, आप जानते हो कब, जहाँ पे पहले के ज़माने में पानी वानी खींचने के लिए जो कुआं होता था ना, तो ऐसे बनाया जाता था। क्या होता था कि ऐसे बीच में ये पुली लगा दिया जाता था। पुली क्या होता था, नाचने वाला, रोल करता था ये, और यहाँ से रस्सी लगा दिया जाता था ऐसे। ठीक है, रस्सी में आप देखे होंगे कि एक रस्सी इस साइड होती थी, है ना, और इधर क्या होता था, बाल्टी ऐसे डाल दिया जाता था कुएं के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या होता था, कुआं होता था, तो कुएं के अंदर बाल्टी डाल दिया जाता था, बाल्टी जाती थी, पानी भरते थे, फिर आप इधर से खींच रहे हो, ये रोल कर रहा है, घूम रहा है, और पानी कहाँ आ जाता है, ऊपर। तो इसी को हम लोग पुली बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से क्या हो रहा है कि एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे भी एक एम मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये m1 है तब ये m2 है, दोनों का मास अलग अलग होगा, इसलिए मैं दोनों का द्रव्यमान अलग अलग मान रहा हूँ। मान लेता हूँ कि ये m1 kg होगा और ये क्या होगा, m2 kg होगा। भाई ये सब बेसिक फंडे है। अब m आ गया तो मास होता है ना, f आ गया तो फोर्स होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको अब इतना नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर दिक्कत है। तो ये m1 kg का मास है, m2 kg का मास है। सपोज कर लो इस वाले से इस वाले तक, यानी यहाँ से m1 से लेके m2 तक दोनों ब्लॉक को जो बांधने वाली जो रस्सी है वो एक ही है। तो इसका मतलब मान लो अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स यहाँ पे T है, क्योंकि यहाँ पे m2 के कंडीशन में देखोगे तो m2 के कंडीशन में यही तो होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन फोर्स किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। भाई m2 लटका इस रस्सी से, है ना, लटका है, तो लटका हुआ है तो टेंशन फोर्स तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और अगर आएगा तो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम बॉडी। ये रही बॉडी, इधर अगर मैं कर देता हूँ इसकी डायरेक्शन, मान लो इसकी डायरेक्शन इधर कर देता हूँ, तो ये टुवर्ड द बॉडी हो जाएगा, और ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमको बॉडी की ओर नहीं जाना, हमेशा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बॉडी से दूर। तो ये बॉडी से दूर। और वैसे भी समझो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींच रहा होगा इसको, नीचे, तो ये कहाँ भाग रहा होगा, और टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ताकि इसको क्या रख पाए, वहाँ पे रख पाए। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा होता तब तो ये नीचे चला गया होता ना, यानी जिस जगह पे रुका हुआ है तो इसका मतलब टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लगा हुआ है। ऐसे m1 है तो m1 पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे, तो ऊपर की ओर यहाँ भी टेंशन फोर्स लगेगा। अब चूंकि दोनों का मास अलग अलग है तो यहाँ पे टेंशन फोर्स अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रस्सी एक रहेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सेम स्ट्रिंग है, यानी m1 से लेके m2 तक स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन भी सब में क्या रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा। यानी यहाँ पे भी T रहेगा, यहाँ पे भी T रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लो स्ट्रिंग तुमने चेंज कर दिया। स्ट्रिंग चेंज करने का मतलब, ध्यान देना, यहाँ पे आओ, देखो, मान लो ये रहा पुली, ये पुली के साथ मान लो ऐसे बांधा m1, और फिर m1 के बाद क्या किया, यहाँ पे एक m1 से भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट लटका दिया m2, और इधर क्या किया, यहाँ पे m3। थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, ये m3, और कितना भी बढ़िया से बना, ये लिखने में दिक्कत आ जाएगी। m1 और ये क्या है आपका m2। ठीक है, ये m1 m2 और ये क्या है, m3 है। इसको और बड़ा बनाइए। ठीक है, चलिए, अब आपको भी दिख रहा है कि m1 से लेके m3 तक जो एक रस्सी का सेगमेंट है, जबकि m1 से लेके m3 तक, सॉरी यहाँ पे बार m1 m3 हो गया, ये m2 है। m1 से m2 के बीच में एक रस्सी है, जबकि m1 से m3 के बीच में एक रस्सी है। मतलब m1 से m3 के बीच में सेम रस्सी है ना, जबकि m2 और m1 के बीच में एक रस्सी यानी अलग रस्सी है। तो ये दोनों रस्सी आपस में क्या है, अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो ये यार m2 है, तो यहाँ पे m2 है, तो इसको नीचे की ओर खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ऊपर की ओर टेंशन फोर्स उत्पन्न करेगा। मान लेता हूँ कितना, T1, कितना उत्पन्न करेगा, T1। वैसे ही यहाँ पे जब आओगे m1 के पास, तो m1 के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना, m1 के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और m1 अपने आप को बचाने के लिए फिर ऊपर की ओर क्या कर रहा होगा, एक दूसरा टेंशन फोर्स उत्पन्न कर रहा होगा। तो मैंने क्या मान लिया, T2। अब अगर ये T2 है तो यहाँ भी क्या होगा, T2। ये कहने का अर्थ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रस्सी क्या है, सेम, रस्सी क्या है, सेम।
क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, रस्सी क्या है, अलग है, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन अलग है, यहाँ पे रस्सी अलग है, तो क्या है, टेंशन अलग है। समझ आई बात। तो अगर सेम रस्सी तो सेम टेंशन, ठीक है ना। रस्सी चेंज, टेंशन चेंज। क्लियर है। अभी इसको और एनालिसिस करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा तुमको। इसको एनालिसिस करने जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। आपको ऑलवेज एक चीज नजर आएगी, वो क्या होगी कि जो टेंशन फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा, टेंशन फोर्स आपको हमेशा कैसे नजर आएगा, टेंशन फोर्स ऑलवेज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे नजर आएगा, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखोगे तो जानते हो कितना होता है, mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mg। mg मतलब मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसी को हम और एनालिसिस कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा और आपको डिटेल में इसको बता देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। जैसे यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे, ये m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे की ओर लटका हुआ है, तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स आपको पता करना हो कि टेंशन फोर्स कितना है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो इसके नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इतना ही ऊपर की ओर बल लगा हुआ है, तभी तो। यानी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान से समझिएगा, आप किसी चीज़ को अपनी ओर खींच रहे हैं। आप लोगों ने कभी कि रस्सा कस्सी एक गेम आता है, खेला होगा कि एक व्यक्ति रस्सी को खींच रहा है और उधर से भी अपोजिट डायरेक्शन से भी एक व्यक्ति अपने ओर खींच रहा है। वो आप इधर खींच रहे हो, वो इधर खींच रहा है। अगर मान लीजिए दोनों लोग इक्वल फोर्सेस लगाते हो, वही बैलेंस फोर्स हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, तो अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हो, यानी जितना तुम लगा रहे हो उतना वो लगा रहा है, तो रस्सी कभी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उतना ही फोर्स किसने लगाया हुआ है, टेंशन फोर्स ने। तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया, दोनों बराबर लगा रहे हैं। और अभी जस्ट देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, mg, ठीक है ना। तो यानी टेंशन फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे मैं ft लिख दूँ तो क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ, ठीक है। यस और नो, बिल्कुल। अच्छा यहाँ वाले पे आओ, यहाँ वाले कंडीशन में देखोगे तो यहाँ वाले कंडीशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं अगर T1 की बात करूँ तो T1 कितना होगा बताओ तो, T1 कितना होगा सर, T1 का मतलब m2g है ना भाई। T1 का मतलब वो किसको संभाल रहा है, इसी को तो केवल संभाल रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू, यानी Ft इज इक्वल टू, सॉरी Ft1 इज इक्वल टू m2g होगा। यानी m2 पे केवल एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को बैलेंस करना है इस टेंशन को। लेकिन जब m1 पे मैं बात करूंगा तो m1 पे देखो तो थोड़ा सा, तो m1 पे अगर बात करोगे तो ये रहा m1 को बनाओ, तो m1 को अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे नीचे की ओर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। उसके साथ साथ ये m2 भी तो नीचे की ओर लगा रहा होगा भाई, m2 का भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। सर नहीं समझे यार, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, जैसे अभी जस्ट यहाँ पे देखो चार्जर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो इससे कोई और लटक गया। अभी फिलहाल में ये अकेले है, तो इसका मतलब इसके ऊपर इसी के मास के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन कोई और ऑब्जेक्ट इस पर लटक गया तो ये होगा कि उसके मास के बराबर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी उसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। यार सिंपल। आप नो एंट्री का लास्ट सीन देखे होंगे, नो एंट्री का लास्ट सीन, आप मतलब एक मूवी है ना नो एंट्री, आप देखे होंगे, तो उसमें सलमान खान पहले लटका होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कौन गिरते फिर कौन चले जाता है, अनिल कपूर। तो फिर अनिल कपूर जाता है, फिर एक दूसरा एक्टर होता है, नाम नहीं मुझे पता, तो दूसरा एक्टर भी क्या होता है, फिर जाके वो लटक जाता है। तो क्या होते जाता है, आप ही बताइए क्या हो रहा है बेचारे का, धीरे धीरे वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों कि अगर अकेले लटका होता है तो सिंगली उसका ही केवल ग्रेविटेशनल, यानी उसके मास के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन अगर उससे कोई और लटका हुआ है तो इसका मतलब अब उसके ऊपर वो उसके मास का भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तब ज्यादा बल लगेगा ना। आप अकेले लटके हो, सपोज कर लीजिए आप अकेले लटके हो, कहीं जाइए और किसी चीज को ऐसे पकड़ के लटक जाइए अकेले, फिर किसी और से बोल दिए कि आप वो व्यक्ति आपका पैर पकड़ के लटक जाए, तो फिर क्या होगा,
फिर ये होगा कि आप देखेंगे आपको ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा ये आभास होगा कि आपको कोई नीचे की ओर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मतलब आपके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन जब वो बंदा आपको पकड़ के लटका तो अभी उसका मास भी आपके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसका मतलब अब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ गया। समझ में आ रहा है? सिंपल यही कहानी यहाँ पे बन रही है। मान लो यहाँ पे यहाँ पे जो कहाँ गया मेरा M2 यहाँ बनाया था, हाँ M2 यहाँ बना रहा हूँ, सॉरी M1 को अगर मैं देखूँ तो M1 के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा था, लेकिन इसको कौन पकड़ के लटका हुआ है, M2। तो इसका मतलब M1 पे एक और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो किसका होगा, M2 वाला भी होगा। तो M1 के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2। कौन कौन से? एक तो M1 का लग रहा है, तो M1 का ग्रेविटेशनल फोर्स तो यानी M1G लग रहा है, प्लस अब इसके साथ M2 का भी तो मास ऐड हो गया यानी M2G। दोनों हो रहे नहीं हो रहे, यानी दो फोर्सेस लग रहा है। और दोनों फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा है, क्योंकि M1 तो कहीं जा नहीं रहा है, दोनों लोग, एक तो M1G और एक तो M2G, दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, T2। तो यानी T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M1G प्लस M2G। और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि M2G दैट मीन्स FT1 या T1। सिंपली क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M1G। यस आर नो? भाई M2G का मतलब क्या है, FT1 या T1 इज इक्वल टू M2G हो गया कि नहीं हो गया? भाई ये टेंशन इसके मास के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स को हैंडल कर रहा था, लेकिन जो T2 होगा इसके मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी, और इसके मास का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको भी, दोनों को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो T2 जो होगा एक तो टेंशन क्या बोलते हैं, टेंशन फर्स्ट को भी और M1G दोनों को क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है ना, बैलेंस करेगा। क्लियर है? फिर से मैं बता दूं, ध्यान देना कि अगर मान लो ये M1 है, ध्यान देंगे यहाँ पे, फिर इसके साथ M2 लटक गया है, फिर M2 के साथ कौन लटक गया, M3 लटक गया, तीन लोगों को मैंने लटका दिया। यहाँ पे ये जाके किसी से कनेक्टेड है, तो M3 के ऊपर किसका फोर्स, मतलब M3 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इन किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल खुद का। सबसे नीचे वाले के ऊपर देखोगे जो पैर पकड़ के लटका होगा तो उसको ज्यादा दिक्कत होगी, नहीं उसके मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा केवल उसके मास का लग रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब M3 में देखोगे तो सिर्फ M3G है, हाँ या ना, यानी इसके ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग रहा होगा, तो टेंशन यानी मान लेते हो यहाँ पे T1 है, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, बताइए, T1 इज इक्वल टू हो गया M3G, क्योंकि ये कहीं है। जब मैं M2 के पास जाऊंगा तो M2 के नीचे कौन लटका हुआ है, मतलब M2 को पकड़ के कौन लटका हुआ है, M3। तो इसका मतलब अब M2 और M3 मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो अभी क्या हो गया, दो मास दो हो गया कि नहीं हो गया, यानी M2 प्लस M3। अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हाँ है ना। तो यानी पूरा मास जुड़ गया ना भाई, एक लोग दूसरे के साथ सारे लटके, तो इसका मतलब ये दोनों मासेस जुड़ गया, बढ़ गया वेट, सॉरी मास बढ़ गया, तो M2 प्लस M3 इंटू G। और यहाँ पे अगर अलग अलग लिखोगे तो M2G प्लस M3G इज इक्वल टू, तब क्या होगा, इसको कौन हैंडल कर रहा होगा यहाँ पे, T2, क्योंकि टेंशन अलग होगा। देखो रस्सी हर जगह अलग अलग है, टेंशन भी क्या होगा, अलग अलग। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T2 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ T1 इज इक्वल टू M3G हुआ है, और T2 इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, M2G प्लस M3G। ध्यान दो, M3G मतलब T1, यही तो है, M3G का मतलब क्या है, T1 है, तो इसके यहाँ पे मैं T1 लिख दूंगा, तो इसका मतलब T2 इज इक्वल टू T1 में M2G बढ़ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैं M1 पे देखूँ तो M1 की कंडीशन में क्या हो रहा है, M1 को पकड़ के, तो भाई M1 पे तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ M2 का भी लगेगा और M3 का भी लगेगा, क्योंकि दो लोग लटके हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो M1 में M2 और M3 तीनों लोग ऐड हो गए, यानी हमें तीनों का मास ऐड हो गया, और तब क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और इधर ये तब इसको हैंडल करने कौन आएगा, तीसरा वाला टेंशन। और तीसरा वाला टेंशन क्या होगा हमारा, वो तीसरा वाला टेंशन होगा हमारा T3। तो T3 इज इक्वल टू ये हो गया। अब T3 की वैल्यू अगर निकालूँ तो ये हो जाएगा M1G प्लस M2G प्लस M3G। T3 इज इक्वल टू ये हो गया। अब फिर से देखो M2G का मतलब क्या है, देखो ये M2G है, और यहाँ पे ध्यान देना M3G का मतलब तुमने क्या माना हुआ है, M3G का मतलब क्या माना हुआ है, T1। भाई M3G मतलब यहाँ पे देखो T1 है ना, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो T3 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G प्लस ये हो गया T1। और T1 और M2G का मतलब क्या हो गया,
देखो यहाँ पे T1 और M2G का मतलब T2, तो यानी यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं T2, तो यानी T3 इज इक्वल टू क्या हो गया T2 प्लस M1G। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कहानी चलिए, सिंपल कहानी है भैया। एक मास से दूसरा मास अगर लटका हुआ है तो उसके मास में और दूसरा वाला मास में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड नहीं आता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये रहा देखो M3, तो इसका टेंशन ऊपर की ओर, फिर देखो M2, तो इसका टेंशन ऊपर की ओर, जबकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये वाला सर ये भी तो ऊपर जा रहा है। देखो यार, मैं यहाँ से ऊपर की ओर टेंशन दिखा रहा हूँ तो ऊपर भी तो एक बॉडी है, लेकिन ये बॉडी का टेंशन नहीं देख रहा हूँ ना, मैं इस बॉडी के कारण टेंशन देख रहा हूँ। मैं तो M3 के कारण देख रहा हूँ ना, तो M3 के कारण देखूंगा तो M3 से दूर जाता हुआ टेंशन होगा। जब मैं M2 से देखूंगा तो M2 से दूर जाता हुआ टेंशन होगा, और जब M1 से देखूंगा तो M1 से दूर जाता हुआ टेंशन होगा। अब ऐसा नहीं कि M2 के कारण जो टेंशन है T2 जा रहा है M1 के ओर, तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि ये तो टूवर्ड्स जा रहा है। नहीं, ये M2 के कारण है ना, M1 के कारण नहीं ना ये टेंशन। ये कारण किसके, ये टेंशन किसके कारण है, M2 के कारण। तो ये T2 जो है M2 के कारण है, इसलिए मतलब ये अवे रहेगा। क्लियर है? आई होप टेंशन फोर्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। टेंशन फोर्स ऑलवेज कब तक काम करता है, मतलब हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है? ऐसे आप लोगों को नॉर्मली एक छोटा मोटा आपको कंसेप्ट भी समझा दिया कि ऐसे आपको क्वेश्चन भी अगर मिल रहा है तो आप कर लोगे। ठीक है? जैसे मान लो अगर सामने आपके क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे मान लीजिए मैं यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दूँ कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, मान लो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने लटका दिया है 5 kg का, इस 5 kg से मैंने 4 kg का ब्लॉक लटका दिया है, इस 4 kg से मैंने 2 kg का ब्लॉक लटका दिया है। अब आपको करना है, आप कर लोगे कि कितना कितना टेंशन उत्पन्न हो रहा है, चूँकि आपको ही पता है कि यहाँ पे टोटल कितने टेंशन आएगा। एक तो T1 आएगा यहाँ पे, एक T2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा T3। तो मैं पूछूँ आपसे T1, T2 और T3 का वैल्यू बताइए, बता लेंगे सर? कैसे? सबसे पहले T1 निकालते हैं। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा सर? T1 किसको बैलेंस कर रहा है? 2 kg के एक्सीलरेशन, 2 kg के ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो 2 kg का ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होगा सर? हमको भी पता है कि M × G होगा M1 × G। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। G का मान हम सब ने देखा हुआ कितना होता है? 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ना, 2 दाम में 20। एंड T1 की वैल्यू कितनी आ गई? हमेशा किस में फोर्स को लेते हैं हम लोग? न्यूटन में। किस में लेते हैं? न्यूटन में। आगे जाके पढ़ेंगे 20 न्यूटन। तो टेंशन यहाँ पे कितना होगा? 20 न्यूटन। ठीक है? जब मैं M2 पे जाऊंगा, यानी यहाँ पे, ये तो पहला हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाले पे जाओ, सेकेंड वाला मास कितने का है? 4 kg, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 kg वाला ऐड हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, है ना? तो यानी यहाँ पे 4 kg के साथ, चूंकि 4 kg को कौन पकड़ के लटका है? 2 kg। तो अब ये टोटल दोनों मासेस ऐड हो जाएंगे ना, यानी यहाँ पे अगर मैं T2 निकालूं, क्योंकि इनको बैलेंस कौन कर रहा है? T2। जो T2 होगा वो 4 kg और 2 kg, यानी 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 kg हो गया। और 6 kg के ब्लॉक को ये हैंडल कर रहा होगा। और 6 kg पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? 10। तो 6 × 10 कितना हो गया? 60 न्यूटन। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से यहाँ पे दिख रहा हूँ। T2 इज इक्वल टू क्या होगा? मान लो ये M1 है, तो M1 का भी मास और इसके साथ साथ M2, दोनों मासेस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा। ठीक है ना भाई? क्या होता है? mg होता है ना, mg होता है। m क्या हो गया मेरा? m और M1 और M2 दोनों जुड़ गए हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। T2 इज इक्वल टू M1 कितना है? 2 है। M2 कितना है? 4 है। और g का मतलब 10, 4 और 2 6 × 10, यानी कितना हो गया? 60। यानी T2 कितना हो रहा है? 60 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 40 न्यूटन तो इसका अपना है, अब 20 न्यूटन इसको कहाँ से मिल रहा है? इसके कारण मिल रहा है। हो गया? अब आते हैं T3 वाले पे। तो T3 वाला अगर देखो, तो T3 वाले पे क्या है? यानी 5 kg के ब्लॉक के साथ साथ अब इसको दो लोगों को संभालना पड़ रहा है, 4 kg और 2 kg को, दोनों लोगों को संभालना पड़ेगा, है ना? तो यानी अब इसको सबको संभालना पड़ेगा। तो सभी के मासेस जोड़ दो, 5, 4 और 2 कितना हो गया? 11 kg। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो कितना मास है यहाँ पे? 11 kg का, 11। और कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? 10। और यानी ये जो टेंशन होगा वो इतने लोगों को अकेले संभाल रहा है। T3 इन तीनों को संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा? तो इसका मतलब T3 इज इक्वल टू इतना हो गया, और T3 11 दाम में 110 न्यूटन। तो टेंशन कितना हो गया यहाँ पे? 110 न्यूटन। समझ में आई बात? टेंशन फाइंड आउट करने आ गया, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट आपने टेंशन का सीख लिया।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं। अब हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स तो सब खत्म कर दिया। इन सब में कहानी क्या है कि टच होगा तभी होगा। अब एक ब्लॉक को हम रस्सी में से जब तक नहीं बांधेंगे तब तक वो कुछ होगा, उसके अंदर कोई टेंशन वेंशन आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा। फिर से वही कहानी बन जाएगी। टेंशन तभी आएगा जब आप उसको स्ट्रिंग के थ्रू क्या करोगे, होल्ड करोगे। नहीं करोगे, अब ऐसा सोच रहे हो कि स्ट्रिंग हवा में ऐसे लटका हुआ, ब्लॉक नीचे रखा हुआ, उसके अंदर टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स तो आपने समझ लिया कि बिना टच किए यहाँ पे चेंज नहीं आने। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्सेस आ रहे हैं और चेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन टच करने के बाद। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि जादू वाले फोर्सेस कौन से, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, 3। ये सब जादू वाले फोर्सेस है, इसमें आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा और चीजें हो रही होंगी। तो पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबने पढ़ा हुआ है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है, देखिएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी विद्युत स्थितिकी बल, और ये है चुंबकीय बल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी फंडामेंटल के अंदर ये तीनों फोर्सेस आ चुके थे, है ना। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज लेके आता है भाई। आप क्या कर रहे हो, एक ढलान वाली सड़क पे चल रहे हो। अब अचानक से समझिएगा, हम लोग आप लोग तो ऑब्जर्व किए होंगे, कहाँ पे, जब आप इस रास्ते जा रहे होंगे, इधर एक मंडी वाला रास्ता है ना, मंडी वाले रास्ते पे जब आप जा रहे होंगे तो उधर से आ रहे होंगे, सिंपली उधर से आ रहे होंगे। तो कैसा है रास्ता, कुछ ऐसा है, स्लोप टाइप में है ना, ऐसे चल रहा होता है रास्ता। तो क्या होता है, आपकी साइकिल जो होती है, जब यहाँ से यहाँ तक आप रहते हैं, ठीक है ना, अभी आप साइकिल खुद बना के समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप रहते हैं, साइकिल लेके चल रहे हैं, तो साइकिल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आपकी स्पीड यहाँ पे 20 है, तो अचानक से देखेंगे जब यहाँ पे आएंगे तो अपने आप स्पीड बढ़ रही है। अभी कितने लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, तो यहाँ से फिर गाड़ी अपनी बंद कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी चाबी क्या कर दूँगा, ऑफ। ठीक है, ऑफ कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट है सर, हम गाड़ी चला भी नहीं रहे, गाड़ी अपने आप चल रही है, स्पीड के अंदर अपने आप चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से ढलान वाली सड़क पे ये फायदा अपने लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देखा होगा कि ढलान वाली सड़क पे जब हम चलते हैं तो यहाँ से फिर जब यहाँ पे आते हैं तो अपने आप यहाँ पे आपको साइकिल चलाना ही नहीं पड़ता। तो आप हमेशा ये चाहेंगे ना कि इधर से जब आए तो बड़ा आराम लग रहा होगा आपको, है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ईजिली आप क्या कर रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं और साइकिल अपने आप चल रही है और स्पीड भी बढ़ रही है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया, स्पीड के अंदर क्या आ रहा है भैया, चेंज। मतलब मैंने यहाँ पे बताया 20 है, जब इधर आएगा वो तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। यानी साइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, अपने आप बढ़ रही है। बढ़ते 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 थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन कुछ देर बाद जब एकदम प्लेन आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोकना भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन फिलहाल में यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, इसकी स्पीड बढ़ी ना, तो आखिर स्पीड में चेंज आया कि नहीं आया। और स्पीड के अंदर चेंज आया तो इसका मतलब कौन आया है, फोर्स। भाई स्पीड में चेंज, इसका मतलब कौन आया है, फोर्स। और वो फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। जब भी आप कहाँ जाएंगे, अर्थ से ऊपर जाएंगे, तो फिर तुरंत गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ स्टार्ट कर लेगा, ये लगना स्टार्ट हो जाएगा और क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपको खींचना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है, ठीक। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक्चुअल में कैसे लगता है, तो दो मासेस के बीच में लगता है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मतलब द्रव्यमान है जिसके पास, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ जिसका द्रव्यमान m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान m2 की g है। अब ये दोनों r दूरी पर यानी r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी ले रहा हूँ मैं, r मीटर या r सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, यानी दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनके बीच की दूरी के
वर्ग यानी स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। इनवर्स मतलब उल्टा। और इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब द्रव्यमान बढ़ाओगे यानी मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा मास पढ़ा है हम लोगों ने, जितना ज़्यादा द्रव्यमान किसी ऑब्जेक्ट के पास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन साहब ने बताया, यूनिवर्सल लॉ है ये, कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास द्रव्यमान है तो भैया ऑब्जेक्ट है तो द्रव्यमान होगा ही होगा, तो क्या करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास द्रव्यमान है उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उनके अनुसार कहने का अर्थ क्या है कि ये मार्कर है, ये बॉटल है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ये मार्कर के अलावा, मैंने मार्कर के अलावा सपोज कर लो यहाँ पे कुछ और ही ले लिया, सपोज कर लो ये कॉपी है, इसके पास भी मास है, तो ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। यानी कोई भी जिनके पास मास है वो क्या करेगा, आपस में फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसा अगर लगा रहा है तो इसको खींच लेना चाहिए, खींचता क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हमारे पास जो है वो ज़्यादा मास वाली है, यानी वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा लेती है बाकी सबसे। तो अगर मान लीजिए ये इसको अपनी ओर खींचने ही वाला होगा, लेकिन उससे पहले कौन खींच लेगा, अर्थ खींच लेगी, क्योंकि अर्थ का मास सबसे ज़्यादा है तो अर्थ जल्दी से खींच लेगी, ऐसे में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रही बात है या ना। तो यही कारण है। तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी m1 m2, और जितना दूरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा फोर्स क्या होगा, कम होगा, और वो भी कैसे, स्क्वायर के फॉर्म में कम होगा। अगर आप 2 गुना फोर्स ऐसे दूरी को 2 गुना कर रहे हो, 2 गुना बढ़ा रहे हो, यानी पहले 2 मीटर था अब क्या हो गया 4 मीटर, तो फोर्स 4 गुना कम होगा। आप 4 गुना दूरी करोगे तो 16 गुना फोर्स कम होगा। आप 3 गुना दूरी कर दिए, दूरी बढ़ा रहे हो आप, तो 9 गुना क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इन सबको सबमर्ज करके मैं लिखूंगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसी को मैं सही तरीके से लिख लूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाता है, यहाँ पे आ जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने इसकी जगह पे क्या लिखा था, F इज इक्वल टू भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखे थे तो mg था ना, यहाँ पे कितना मैंने लिखा था, F इज इक्वल टू mg। तो सिंपल बात है, जब हम 2 मासेस के बीच में देख रहे होंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक। फिर से मेरी बात सुनना, जब 2 मासेस के बीच में देखेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सिंगली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे कि पृथ्वी कितना लगा रही है। सुनो, ये जो लिखा गया है ये फॉर्मूला फॉर 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है और मैं उनके बीच में देख रहा हूं, ठीक है। तो ये बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर देखूंगा तो ये फोर्सेस होगा। लेकिन F इज इक्वल टू mg का मतलब बाई अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो अर्थ के द्वारा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगाया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये होगा। लेकिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जब मैं चेक करूंगा तो ये होगा, कुछ अलग नहीं है, ये सिंपल है। आगे जाके पढ़ोगे एक फॉर्मूला आप, F इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे बस मैंने वही किया, a और एक्सीलरेशन क्या ले लिया, ग्रेविटी वाला, ठीक है, बस यही किया है। तो ये बात याद रखिएगा, कोई वो चीज़ नहीं है। ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, यानी अट्रैक्ट कर रहा होता है पहली बात, और हमेशा सेंटर टू सेंटर लग रहा होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये 2 मासेस के बीच में लगने वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग हटाते हैं। अब आगे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से ये समझ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। जबकि ये कहाँ पे लगता है, बिटवीन 2 चार्जेस, चार्जेस मतलब आवेश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवेश। यहाँ पे भी लिख दो बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट या बिटवीन 2 मासेस, सिंपल, 2 द्रव्यमानों के बीच में। यहाँ पे चार्जेस के बीच में लगता है, आवेशों के बीच में। तो आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि अपने सेम टाइप के अपने जैसे ही अगर कोई और बॉडी मिल रही है, चार्ज बॉडी मिल रही है, तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा या रिपेल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। आवेश गुण होता है, ये कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। यानी एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स मतलब जब एटम आपस में कंबाइंड करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है,
और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होगा? एटम से। एटम का मतलब इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन हो, चूंकि ये दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, नाभिक में होते हैं, तो ये दोनों तो निकलते नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी एनर्जी इधर, मतलब ऐसे रगड़ रहा हूं मैं, इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, मिली एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर भाग जाएगा, और बाहर भागा तो फिर क्या हो जाएगा? एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। क्यों चार्ज आता है? क्योंकि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो एक एटम न्यूट्रल होता है। नॉर्मली एक एटम कैसा होता है? न्यूट्रल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे देखोगे कितना चार्ज होता है, तो माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पे देखोगे तो इतना ही होता है, लेकिन प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। अब मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये माइनस वाले हो गए और ये प्रोटॉन मतलब 10 प्लस वाले हो गए। तो टोटल देखा जाए कितना हुआ? तो 10 में से 10 क्या हो गया? कैंसिल एंड 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो एक एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब आप एनर्जी देते हो या कुछ करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल के भाग जाता है, यानी डिसबैलेंस हो जाता है। यानी पहले 10 था, 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 रहेंगे भाई, प्रोटॉन तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि बीचों बीच न्यूट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। किस फोर्स से बांध के रखता है? न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी चेंजिंग आ गई, ये 9 हो गया, और ये पहले से 10 था ही, तो 10 में से 9 चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? +1 आ गया कि नहीं आ गया? एक एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +1 आ गया। अब ये जब आ गया तो इसके बाद क्या करना स्टार्ट करेगा? जो भी माइनस वाली बॉडीज मिलेंगे उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि चाहेगा कि एक ठो इलेक्ट्रॉन हम लेके अपने आप को फिर से क्या कर ले? न्यूट्रल कर ले, तो खींचना स्टार्ट करेगा। और जो भी पॉजिटिव बॉडी मिलेंगे, क्योंकि प्लस तो चाहिए नहीं इसको, पॉजिटिव बॉडी मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक एटम क्या चाहेगा? अपने आप को पुनः न्यूट्रल करना, यानी इलेक्ट्रॉन मांग के खत्म कर ले। तो उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब कोई ऐसी भी बॉडी होगी जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। माइनस चार्ज का मतलब एक एटम है जिसके ऊपर -3 चार्ज है, तो -3 चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास अपने से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा। मतलब 10 पहले थे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी थे, 10 प्रोटॉन भी थे, लेकिन क्या हुआ? कोई आपने ऐसे कुछ एनर्जी वगैरह दी, और एनर्जी देने के कारण क्या होगा? इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और चले आए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? चले आए। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? इसके पास हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस में चला गया, यहाँ पे +10, तो क्या हो गया? -3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ज्यादा वाला है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो प्रोटॉन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बॉडी या पॉजिटिव चार्ज वाला इसी को ढूंढेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका भी काम, इसका भी भला हो जाएगा, और जो बॉडी पॉजिटिव है वो ले लेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो अपना भी भला कर लेगा। समझ में आया? तो क्या होता है यहाँ से? फिनोमेना क्या बनता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, और दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जो लगता है वो कुछ ऐसे लगता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कैसा चार्ज है? Q1 चार्ज है, ध्यान देना है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कितना चार्ज है? Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और इन दोनों को कहाँ रखा गया भैया? R दूरी पर रखा गया है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, यानी फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के। जैसे M1 M2 है ना, तो न्यूटन का सेम टू सेम कॉपी किया गया। ये कूलॉम साहब ने क्या किया? ये कॉपी किया हुआ है। किसका? न्यूटन साहब का। F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी के। अगर मैं पूरे को मिला के लिखूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ बस नॉर्मली आपको याद रखने के लिए, कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। सिंपल। दो अब चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यानी एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव एक चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या है? -1 चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। देखो यार ये फोर्स कहाँ से है, कैसे इसको बोल रहा हूँ फोर्स? देखो होता क्या है कि नॉर्मली एक पॉजिटिव चार्ज के मतलब पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। जब क्या होगा, ये दोनों पास आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पहले रेस्ट में रहेगा, लेकिन जो ही इसके कवर एरिया में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारेगा तो ही इसको खींचना स्टार्ट करेगा। खींचने का मतलब इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? मोशन। क्या होगा? मोशन। तो रेस्ट से मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? फोर्स तो है ना यहाँ पे कोई, और वो फोर्स क्या कहलाएगी? अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, कहाँ से आता है? तो चूंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के छेड़छाड़ के कारण या तो ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है, तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज
या नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम है ना। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट वन देख लेते हैं, वो क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स सिंपल देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है दो मैग्नेट्स के बीच में, है ना। मैग्नेट्स एक प्रकार के ऐसे सब्सटेंस है, कैसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है मैग्नेटिज्म की, यानी ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे क्या बोलते हैं मैग्नेट को अगर देखेंगे तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर किसी आयरन वाली वस्तु को देख रहे हैं, आयरन वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक मैग्नेट है तो एक मैग्नेट को जब देखेगा, वो ध्यान देंगे ये भी है, मैग्नेट एक मैग्नेट को जब देखेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, यानी खींच भी सकता है, दूर भी भगा सकता है। लेकिन एक मैग्नेट जब किसको देखेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आयरन वाला। ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या आयरन सब्सटेंस, सिंपल बात है। आयरन को देख लिया इसने, हटाओ इसको, आयरन लिखो, आयरन, आयरन को देख लिया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अट्रैक्ट का मतलब आप चुंबक को देखे ही हो कि एक चुंबक है, एक चुंबक के पास दूसरा वाला चुंबक लेके आते हैं तो ये भी इसको टच नहीं करता है, लेकिन क्या करने लगता है, खींचने लगता है, नहीं लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में पृथ्वी में यहाँ आती थोड़ी ना खींचने के लिए। चार्जेस के बीच में, चार्जेस में भी क्या होता है, एक चार्ज दूसरे के नजदीक थोड़ी ना आता है, टच होता है तभी थोड़ी ना काम चलता है, दूर ही रहेगा, देखते हो ना चुंबक को, दूर ही रहेगा, लेकिन खींचना स्टार्ट कर देगा, नहीं कर देगा, तो क्या होने लगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया कि नहीं किया, तभी तो ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। तो मोशन में आया, इसका मतलब कौन आया है, फोर्स आया है। और वो यहाँ पे जो मैग्नेट के बीच में फोर्स रहता है वो कौन सा फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के पास दो ध्रुव होते हैं, जैसे चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, तो ऐसे मैग्नेट भी कितने होते हैं, मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं। कितने पोल, दो पोल। कैसे पता चलेगा, तो आप उसको फ्रीली क्या करिए, एक रस्सी से ऐसे लटका दीजिए, तो ऑलवेज उसकी दोनों इंड जो होंगे, एक इंड जो होगा उसका नॉर्थ में रुकेगा और एक इंड साउथ में रुकेगा। तो जो इंड इसका नॉर्थ में रुक रहा है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, जो इंड इसका साउथ में रुक रहा है उसको बोलेंगे साउथ पोल। तो यानी इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। मतलब दो चुंबक लेके आ रहे हो तो एक चुंबक का नॉर्थ पोल है, दूसरे चुंबक का भी नॉर्थ पोल है, या एक चुंबक का साउथ पोल है, दूसरे चुंबक का साउथ पोल है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, सिंपल, दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन अपोजिट लेके आ जाओ, ये नॉर्थ पोल के साथ सामने साउथ पोल वाला लेके आ जाओ, साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल के लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर देंगे। इन तीनों फोर्सेस के अंदर कहीं भी जरूरी नहीं कि आप टच कराओ। ठीक है, इसमें टच नहीं होगा ऑब्जेक्ट, इसमें बिना टच किए ही फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप तीनों टाइप के फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप लोगों ने समझ लिया। क्लियर है, ओके। तो आज हम लोगों ने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों टाइप के फोर्सेस को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।